जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHDLA 137 हिंदी भाषा लेखन कौशल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको पता है कि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो इग्नू में, वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होते आए हैं। तो इनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, इन सभी के आंसरों को, और इनको डिस्कस करते हैं अच्छे से, जिससे आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू हो जाए आपके सब्जेक्ट के बारे में, और सभी चीज़ें आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो पता चल जाएँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा और लेंदी आपका असाइनमेंट है। चीज़ों को अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर देना होगा। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, जैसे 1 घंटा या 45 मिनट की वीडियो हो सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें बातचीत है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट, देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, BHDLA 136, ठीक है, ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इसमें क्या क्या बातचीत है। चलिए, ठीक है, देखिए ये रहा आपका असाइनमेंट, और यहाँ से फिर आगे वो स्टार्ट होगा। चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में वो है शब्दों के विभिन्न स्रोतों, यानी जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। तो बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, अच्छे से बैठकर आपको बस सिर्फ चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ, सीधे आपके माइंड तक जाएंगी। सिर्फ आपको ध्यान से बैठकर देखना है और समझने की कोशिश करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा में जो शब्द होते हैं वे आखिर किसी न किसी वो कहीं ना कहीं से आते हैं। कैसे बनते हैं इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े से। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है, अतः इसमें ये आप सभी जानते हैं जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकली है। ठीक है, अतः इसमें संस्कृत के अनेक शब्द हैं। साथ ही हिंदी भाषा समाज से व्यवहार द्वारा विकसित हुई है। यह भाषा उर्दू के माध्यम से अरबी फ़ारसी के शब्दों से भी समृद्ध हुई है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसमें बहुत से ऐसे शब्द आए जो अंग्रेज़ी शब्द थे। ठीक है, जिस तरह एक नदी में विभिन्न स्रोत मिलते हैं, इस तरीके से जब वो नदी बढ़ती है तो इस तरीके से एक भाषा भी है जिसमें अलग अलग स्रोत जब मिलते हैं तो उसका विस्तार होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों के 4 वर्ग प्रमुख हैं। ठीक है, यानी हिंदी भाषा में अगर स्रोतों को देखा जाए तो 4 वर्ग, इसमें 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। एक तो तत्सम है, तद्भव है, फिर देशज, और आखिर है बाहरी। ठीक है, लास्ट का है बाहरी। तो 4 डिपार्टमेंट या 4, इसमें कह सकते हैं आप 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है तत्सम। देखिए तत्सम है क्या। तत् का अर्थ होता है वह, और सम का अर्थ होता है जैसा ही, अर्थात संस्कृत के मूल रूप में हिंदी के लिए गए शब्द, यानी जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से मूल रूप से ऐसे के ऐसे ही उठा लिए गए, बिना किसी काट छांट के, बिना किसी ज़्यादा बदलाव के। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों को बोलते हैं हम तत्सम, अर्थात संस्कृत के समान ही ये हैं। जैसे कि बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, निराशा, ये शब्द जो हैं संस्कृत से एज इट इज़ लिए गए हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनमें बदलाव किया गया है, वो आगे देखेंगे हम थोड़ा बहुत।
यहाँ ये बात स्पष्ट करना ज़रूरी होगा कि हिंदी में सारे जो तत्सम शब्द हैं यथावत नहीं थे, यानी बिल्कुल ऐसे ही नहीं थे, बल्कि इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। जैसे मैंने बताया कि एज इट इज़ लिए गए हैं, बस हल्का फुल्का इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। ठीक है। संस्कृत शब्द के जैसे बालक में पहले विसर्ग लगा हुआ था, यानी जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये लगे हुए थे, लेकिन अब इसमें हटा दिए गए हैं। ठीक है। पुस्तकम में मैं हटा दिया गया है और पुस्तक को रख लिया गया है। तो इस तरह की इसमें बातचीत है। तत्सम इन्हीं शब्दों को बोलते हैं जो एज इट इज़ ले गए हैं हल्का फुल्के काट छाट के साथ। ठीक है। आगे आते हैं तद्भव। ठीक है, थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ मैं। आगे आते हैं तद्भव। तो तत् का अर्थ होता है वह, जैसे हमने ऊपर भी देखा, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ आए हैं, यानी आए तो ये भी संस्कृत से ही हैं, लेकिन इनमें बदलाव हुआ है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, अर्थात तद्भव शब्द भी संस्कृत के मूल हैं, लेकिन मूल रूप से लिए गए शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक क्रम के साथ साथ, यानी बड़े एक लंबे टाइम पीरियड के साथ बदलते आए हैं। ठीक है, जैसे कि पहले इसमें संस्कृत में था कर्म, तो धीरे धीरे इसके इस्तेमाल में जैसे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया, बोलने में बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो इस तरीके से टाइम के साथ साथ इसका जो अर्थ जो यानी जो अब बोले जाने लगा, इसको बोलते हैं अब काम। ठीक है, इस तरीके से संस्कृत में होता है हस्त, और टाइम के साथ साथ ये बदलते 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 हाथ, अब इसको कहा जाने लगा हिंदी में। संस्कृत भाषा के बाद उसके क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं बनी। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन या उच्चारण की भिन्नता के कारण शब्द के रूप बदल गए। जैसे कि बहुत से ऐसे शब्द थे जो संस्कृत में थे, जिन्हें बाद में पाली भाषा में भी लिया गया, तो पाली भाषा में कुछ अलग तरीके से उनको बोला गया। उसके बाद प्राकृत भाषा में उनको अलग तरीके से बोला गया। उसके बाद अपभ्रंश भाषा में अलग तरीके से बोला गया। उसके बाद हिंदी आई, तो हिंदी में उन्हें अलग तरीके से बोला गया। जैसे कि यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल पूरा दिया गया है। जैसे कि सत्य, पहले संस्कृत में सत्य था। ठीक है, उसको फिर बोला जाने लगा पाली भाषा में सत्य। ठीक है, उसके बाद प्राकृत भाषा में इसको इस्तेमाल हुआ सच के रूप में, सच कहने लगे, जिसमें से चे। ठीक है, उसके बाद इसका जो हिंदी में इस्तेमाल हुआ वो हुआ सच के, सिर्फ आधा चे इसमें हटा दिया गया है और सच के रूप में अब इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम पीरियड के साथ ये बदलते हैं। तो यहाँ पर कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब इसमें इम्पोर्टेंट तो यही था कि इनका अर्थ आपको पता हो कि कहाँ कहाँ से शब्द आए हैं। ज़्यादा तत्सम तद्भव वगैरह शब्द आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, अगला जो कैटेगरी है वह है देशज। ठीक है, देशज का मतलब होता है देश, और जय का मतलब होता है पैदा हुआ, तो देश में पैदा हुआ। देशज वे शब्द हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है, वे न संस्कृत मूल के हैं और न ही बाहरी या विदेशी शब्द हैं। ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग उस भाषा या भाषी समाज में ही प्रारंभ हुआ, अर्थात ये सही मायने में भाषा के अपने शब्द हैं, यानी हिंदी भाषा के खुद के अपने शब्द, जैसे कि पेड़ या लड़का, खिड़की आदि, ये सब क्या हैं, देशज शब्द हैं, यानी भारत जो हिंदी भाषा है उसके मूल शब्द हैं, खुद के शब्द हैं। उसके बाद लास्ट की कैटेगरी आती है बाहरी शब्द। ये शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं, जिनके अध्ययन की सुविधा के लिए 3 उपवर्गों में हम बांटते हैं इन्हें। जैसे कि एक तो आर्य परिवार की भाषा के से आए शब्द हैं, जैसे कि मराठी, चालू, लागू। ठीक है, बंगला भाषा से ले गए हैं गल्प, इस तरीके के शब्द। ठीक है, अगली कैटेगरी इसी में है सब कैटेगरी, भारत के अन्य भाषा परिवार से आए शब्द, जैसे कि द्रविड़ भाषा से आए शब्द जो है मीन, जैसे प्राचीन बोलते हैं जिसे, इडली सांबर आधुनिक शब्द हैं, मुंडा, कोड़ी, ये सब इस तरीके के बाहरी शब्द हैं जो बाहरी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्कीन शब्द, इन भाषाओं से भी शब्द लिए गए हैं। ठीक है, तो 4 कैटेगरी हमने समझ ली हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, और अगला था देशज, और फिर बाहरी। तो 4 कैटेगरी, इनको ध्यान रखिएगा, इनको 100 उदाहरण यानी उदाहरण के साथ आप इनको याद रखिएगा। आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो झट से इसका आप आंसर लिखने में सक्षम हो जाओगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन है संपादकीय लेखन क्या है। देखिए संपादन मतलब होता है ना समाचार पत्र का संपादन करना, ठीक है, समाचारों का संपादन करना। तो हिंदी में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। दिल्ली में ही अगर बात की जाए तो नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी आदि शब्द जो समाचार पत्र हैं, राष्ट्रीय समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इनके अलावा अलग अलग राज्यों से निकलने वाले समाचार पत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतने समाचार पत्रों के बीच हमें जब कोई व्यक्ति यानी जब हम समाचार पढ़ते हैं, ये जो समाचार पत्र लेते हैं, तो उसका क्या आधार होता है, ठीक है, कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम जो समाचार पत्र देने वाला होता है उसको बताते हैं कि हमें ये समाचार पत्र चाहिए, यानी क्या उसका आधार होता है, ठीक है। यानी देखिए एक समाचार पत्र वाला है, उसके पास लगभग 10 तरह के 20 तरह के समाचार पत्र होते हैं, लेकिन हम किन आधारों पर डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा समाचार पत्र चाहिए, ठीक है। एक तो हम जानते हैं कि उसमें कितनी बातें जो है रियलिस्टिक होती हैं, कितनी जो है तार्किक बातें होती हैं, साथ ही हमारे विचारों और हमारे जो विचार हैं, ठीक है, जो हमारा दृष्टिकोण है उसके साथ वो तालमेल खाता है, तभी हम उसको देखते हैं। जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है जो हमारे विचारों से मेल खाते हैं, और अगर मेल नहीं खाते तो उनका विरोध भी नहीं होना चाहिए, जो हमारे विचारों का नितांत विरोधी ना हो। इस तरह के समाचार जो पत्र होते हैं उनका हम डिसाइड करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, तभी हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो किस समाचार पत्र से मतलब मैच हो रहा है, मेल खा रहा है, ठीक है। तो तभी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा समाचार पत्र चाहिए। समाचार पत्र का दृष्टिकोण मुखर होकर संपादक की टिप्पणी में आता है। सामयिक यानी जो करंट अफेयर्स होते हैं और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर प्राय रोज संपादकीय विभाग की ओर से टिप्पणी लिखी जाती है, ठीक है। इसमें हमें यह मालूम पड़ता है कि अमुक विषय या मुद्दे पर इस समाचार पत्र की एक निश्चित राय है। यानी हमें पता चल जाता है जब हम किसी समाचार पत्र को पढ़ते हैं कि रोज़मर्रा की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन पर इस समाचार पत्र को जो लिखने वाले हैं, ये समाचार पत्र के जो संपादक हैं, उनका क्या जो है दृष्टिकोण है, क्या विचार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके विचार स्पष्ट दिखते हैं। आमतौर पर संपादक के दृष्टिकोण उनके पाठकों से दृष्टिकोण के भी व्यक्त होते हैं। हम इस बात को इस रूप में कह सकते हैं कि समाचार पत्र का जो दृष्टिकोण है उसके पाठकों के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। एज इट इज़ आपको समझ लेना है इसको, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था इसमें समझा दिया है, बाकी इसमें देख लेते हैं। जनमत है, इसलिए संपादक की टिप्पणी का बड़ा महत्व है। संपादक के लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान संपादक को रखना चाहिए, जैसे कि समाचार पत्र में छपने वाला जो प्रत्येक समाचार पत्र है उसमें संपादक के टिप्पणी के योग्य नहीं हो। यानी समाचार पत्र में छपने वाला प्रत्येक समाचार जो लेखक है उसकी टिप्पणी के योग्य नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी राय उसमें रखे, ठीक है। बहुत सी घटनाएं हैं तो उसमें वो क्या राय रखेगा, यानी अगर कोई करंट का मुद्दा है तो उसमें मानते हम कि उसकी राय कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होती है और उसको रखनी चाहिए, जिससे चीज़ों को आसान हो लोगों को समझने में और अच्छे से उसको संपादक के दृष्टिकोण का पता लगे। लेकिन जब यदि कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में राय जानने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो योग्य ही नहीं है संपादक के दृष्टिकोण की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ याद रखनी चाहिए। उसके बाद यह भी आवश्यक नहीं है कि संपादक के सिर्फ प्रकाशित समाचारों पर ही ध्यान दे, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उन पर ही ध्यान दे। वो कहीं ना कहीं अलग से मुद्दे निकाल कर ला सकता है, जैसे कि पुस्तक पढ़ने की जो रुचि है लोगों में घट रही है, इस तरह की बातचीत है, या इस तरह के जो मुद्दे हैं वो अलग कुछ यूनिक मुद्दे निकाल कर ला सकता है जिन पर वह संपादन कर सकता है, ठीक है। आगे इसी में है संपादकीय में समाचार पत्र का दृष्टिकोण अवश्य व्यक्त होना चाहिए। साथ ही विभिन्न संपादक की टिप्पणी में अंतर्विरोध नहीं आना चाहिए, यानी जो संपादक है वो अगर अपना कोई दृष्टिकोण रख रहा है, अपने कोई विचार रख रहा है, तो उसी के विचारों में आपस में मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, या उसके जो विचार हैं आपस में टकराने नहीं चाहिए। यानी कोई एक आर्टिकल था, उसमें किसी बारे में उसने अपना दृष्टिकोण कुछ अलग तरीके से रखा, लेकिन वहीं दूसरा कोई आर्टिकल है
और वहाँ कुछ और तरीके से उसका दृष्टिकोण रखा, अपनी जो विचार थे वो अलग तरीके से रखे, तो वे दोनों आपस में टकराने नहीं चाहिए। यानी पूरे समाचार पत्र में जो संपादक के दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं टकराने नहीं चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। अगला है इसमें जो संपादक है उसमें अपनी बात ठोस, तार्किक और जनहितकारी और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। संपादक के जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। छोटे जो संपादक होते हैं उन्हें जो पढ़ना लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, और आसान भाषा में जो लिखे होते हैं उन्हें ज़्यादा लोग समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उन्हें वही अच्छा लगता है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ऑलरेडी समझा दी गई हैं। ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव पल्लवन से आप क्या समझते हैं? देखिए, भाव पल्लवन से अभिप्राय किसी सुगठित तथा अति संक्षिप्त गुंफित विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना है। यानी देखिए, कोई जैसे कहावत है, ठीक है, कोई कहावत है, उसको कहीं ना कहीं बहुत से लोग नहीं समझ पाते, तो उनके लिए उसको थोड़ा सा विस्तार में लिखना ही भाव पल्लवन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अक्सर महान लेखक अपनी बात को सूक्ति के रूप में कह जाते हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन होता है। ऐसे भाव को विस्तार से समझाने को भाव पल्लवन कहते हैं। वही चीज़ है, जैसे बहुत से लेखक होते हैं तो अपनी बात को कहीं ना कहीं एक कहावत या मुहावरेदार भाषा में लिखकर दे देते हैं। तो बहुत सी बार जो आम लोग होते हैं, जो ना ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते, ज़्यादा चीज़ों को उनके बारे में नहीं पता होता, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते, तो उसी को विस्तार पूर्वक लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। ऐसे सुगठित भावों को स्पष्ट करने तथा समझने के लिए व्याख्या करने की ज़रूरत होती है। हिंदी में अनेक सूक्तियाँ तथा कहानियाँ मिलती हैं जिनके अर्थ आसानी से समझ नहीं आते। उनका अर्थ विस्तार या भाव पल्लवन करके लेखक का मंतव्य समझाया जा सकता है। यानी लेखक का क्या मन है, क्या कहने का मन है, उसको समझाया जा सकता है। भाव पल्लवन के भी कुछ नियम है, जैसे कि मूल उक्ति या सूक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि मूल भाव अच्छी तरह समझ आ जाए। यानी उसको समझने के क्या क्या नियम है, अगर समझना है उसको। ठीक है। यानी जो भाव पल्लवन कर रहा है, यानी जो किसी लेखक के द्वारा कोई जटिल भाषा इस्तेमाल की गई है और उसका वो विस्तार करना चाहता है कोई अन्य लेखक, और लोगों को समझने की लोगों की सहूलियत के लिए उसका विस्तार करना चाहता है, जिससे लोग उसको समझ सकें। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों को उसको ध्यान रखना चाहिए। पहले तो उसको अच्छे से खुद से समझना चाहिए उसको। दूसरा, मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य गौण भावों पर भी विचार करना चाहिए, उन्हें एक पृष्ठ पर लिख लेना चाहिए। ठीक है। यानी कोई बात है तो उसके अलावा उससे रिलेटेड बातों पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, जो उसका विस्तार कर रहा है उसको। मूल भाव का जो विस्तार है उसको करते समय आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण का भी इस्तेमाल होना चाहिए। भाव पल्लवन की जो भाषा है वो सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है चीज़ों को समझाना। अब वो भी अपनी एक अलग भाषा लिख देगा, अलग कठिन भाषा लिख देगा, तो उसको फिर उसका ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों को नहीं कहना चाहिए, केवल मूल भाव के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, सटीकता होनी चाहिए। साथ ही मूल भाव को न तो आलोचना करनी चाहिए और न ही अपनी ओर से कोई उसमें टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि वो लेखक है कोई जिसने कोई मुहावरेदार भाषा लिखी है, कोई बात कही है, तो आपको सिर्फ उसका अर्थ लिखना है, जिससे लोगों को उसकी बात का समझ आ जाए। आपको उसमें अपनी टिप्पणी या अपनी राय नहीं लिखनी होती है। ठीक है। पल्लवन को लिखने के बाद एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे भाषा विषय कोई दोष न रहे, यानी कोई उसमें गलती ना हो। इसकी वजह से उसको एक बार रीडिंग कर लेनी चाहिए एक दो बार, जिससे आप समझ सकें। जैसे कि यहाँ पर एक कहावत बताई गई है कि हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये एक उदाहरण है, इस तरीके का और भी उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हो। चलिए, इतना समझ आपको आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में अंतर बताइए उदाहरण के सहित। यानी देखिए, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। दोनों कार्यालय में ही इस्तेमाल होने वाले एक तरीके से एप्लीकेशन है, दो तरह की। ठीक है।
और दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर यहाँ पर बात की जाए इनके अंतर की तो ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। तो अंतर इनको देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर इनके अंदर अंतर है तो वो देख लेते हैं। कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की चर्चा हम साथ साथ इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बाहरी रूप में तो काफ़ी समानता है, यानी बाहर से देखने में बिल्कुल साफ लगते हैं, सेम लगते हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो हल्का फुल्का अलग अलग क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जबकि जैसे बताया गया इसमें मोटे तौर पर कार्यालय ज्ञापन का जो प्रयोग है वो विभागों के बीच, यानी एक से अधिक विभागों के बीच आपसी पत्राचार के लिए होता है, आपस में एक दूसरे को पत्र लिखने के लिए होता है। जबकि जो कार्यालय आदेश है उसका प्रयोग कार्यालय के आंतरिक, एक कार्यालय है उसके आंतरिक प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए आपस में एक दूसरे को पत्र दिया जाता है। तो आई होप कि इतना आप समझ गई हैं, इतना ही आप इसमें समझना था। बाकी देख लेते हैं कि पहले इनकी बाहरी रूपरेखा के विभिन्न चरणों इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश के बारे में। देखिए, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है पत्र संख्या, भारत सरकार, मंत्रालय का नाम होगा, विभाग का नाम होगा, और विभाग मंत्रालय का जो स्थान है, ऑफिस है, उसका जो एड्रेस है वो लिखना होगा। उसके बाद तारीख लिखनी होगी, दोनों में सेम चीज़ है ये। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो आएगा, दूसरे चरण में यथास्थिति पृष्ठ के बीच में कार्यालय ज्ञापन होगा, और कार्यालय आदेश में इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कार्यालय ज्ञापन जो होता है वो एक से अधिक कार्यालयों के बीच होता है, जबकि कार्यालय आदेश होता है वो एक ही उसमें होगा, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही कार्यालय में होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कार्यालय का लिखने के बारे में। ठीक है, फिर कार्यालय ज्ञापन के विषय का संक्षेप में शीर्षक होगा, यानी जो उसका विषय है उसको लिखना होगा अंतर्गत। ठीक है, जबकि कार्यालय आदेश में इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए चौथे चरण में कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश की जो मुख्य विषय वस्तु है, यानी जो बात उसमें कहनी है वो होगी। इन दोनों में ही पहले पैराग्राफ के लिए क्रम संख्या नहीं लिखी जाती, और बाद के पैराग्राफ पर 2 से आरंभ करके क्रम संख्या लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे दाहिने और कार्यालय ज्ञापन व कार्यालय आदेश जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होता है, यानी जो उसको लिखता है उसका हस्ताक्षर, जो उसको जारी करता है उसका हस्ताक्षर। इसके नीचे अधिकारी का पदनाम, यानी जिस पद से वो लिख रहा है, जो पद है उसका जो पोस्ट है उसकी वो लिखी जाएगी। उसके बाद भारत सरकार लिखा जाता है। ठीक है, और क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत काम का होता है सभी, और जो गवर्नमेंट काम है वो सभी इन पत्राचारों के माध्यम से होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन दिया गया है। उसके बाद छठा चरण आता है, उसमें नीचे बाईं तरफ कार्यालय ज्ञापन में सेवा में और कार्यालय आदेश में प्रति प्रेषित लिख कर पाने वाले अधिकारी, अनुभाग, विभाग का नाम, यानी जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम और उसके विभाग का नाम। कभी कभी प्रति प्रेषित के स्थान पर सेवा में भी लिखा जाता है, यानी लास्ट में उसको सेवा में लिखकर जिसमें जिस अधिकारी को, जिस पोस्ट को हम लिख रहे हैं उसका नाम, उस चीज़ को कहीं ना कहीं लिखा जाता है। ठीक है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश में अन्य पुरुष यानी वे का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही पत्राचार प्रकारों की भाषा व्यक्त निरपेक्ष होती है और प्राय इनकी वाक्य रचना कर्म वाच्य में होती है तथा ठीक है, ये वही चीज़ है, इसका थोड़ा सा बताया गया है कि किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो है स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है, कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश को किस तरीके से आपको लिखना है। अगला है प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपको यहाँ पर एक आलेख लिखना है, जैसे कि बहुत सी बार छपते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कोई और टॉपिक दे दिया जाए, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग से टॉपिक है और पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। आपके एग्ज़ाम जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, बस इसमें एक आलेख बनाने के लिए बताया गया है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में किसी और सब्जेक्ट से संबंधित और किसी टॉपिक से संबंधित आलेख बनाने के लिए आ जाए तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं। थोड़ी मुझे लगता है वीडियो लंबी है और अगली जो वीडियो है उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जल्दी से वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।